समूह ले लीजिए। और म पर 2 मात्रा, त पर 2 मात्रा, र पर 2 मात्रा, ये जो सिंबल बन के तैयार होगा तो म से इसको यानी पहले वाले से कहेंगे मगर। स्तर पर, सरकारी विभाग के स्तर पर, प्राइवेट संस्था के ऊपर स्तर पर, किसी भी छोटी संस्था, वो वित्तीय संस्था, प्राइवेट संस्था, कोई भी ऐसी संस्था हो, कोई भी ऐसा विभाग हो जिसमें एक पद से दूसरे पद और उसका उद्देश्य सरकार से, वित्त से, वो संस्था से, उस फंड से, उस विभाग से संबंधित हो, उन पत्रों को औपचारिक पत्र कहा जाता है। उस पत्र तो के बाद चो या छो आए तो चो में, जो या झो आए तो जो में, ठीक है। तो सौ के बाद तो के बाद जो आए, देखिए जो में परिवर्तित हो गया, ठीक है। लेकिन एकलौता ऐसा रिश्ता बताइए, किसी से तुलना नहीं तो मूलावस्था, किसी एक से कर दीजिए तुलना तो उत्तरावस्था, और सबसे तुलना कर दीजिए तो उत्तम। जय हिंद दोस्तों। एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर यानी कि उत्तर प्रदेश दरोगा की भर्ती आपके सामने है। अनाउंस तो हो ही चुका है, बस डेट कभी भी आ सकता है आपके सामने। उसी के परिप्रेक्ष्य में हिंदी का क्लास लगातार हम लोग ले रहे हैं। 2 वीडियो मैं बना के डाल चुका हूं। आप लोग बताइएगा, उस पर कमेंट कीजिए कि बताइए कि कैसा लगा, और मेरे प्रश्नों का जो संकलन है, कलेक्शन है, वो कैसा है। मैंने पूरी कोशिश की है कि जो एग्ज़ाम में आए, जहाँ जहाँ से आ सकता है और बढ़िया से बढ़िया प्रश्न, वही मैंने चुनने की कोशिश की है। और उसके पीछे एक बात और भी बता दूँ, वो दिमाग ये रहता है ना कि एक ऐसा प्रश्न उठाया जाए जिसके परिप्रेक्ष्य में या जिसके इर्द गिर्द ढेर सारे प्रश्नों को हल कराया जा सकता हो, ठीक है। तो चलिए उसी कड़ी में आज ये तीसरा वीडियो है। प्रश्न आपके सामने है, पेपर पेन लेके बैठिए और बताने से पहले, आंसर देने से पहले आप सॉल्व कर लीजिए। उससे ये होगा ना कि आप कितने प्रश्न आप अपने से कर पा रहे हैं, ये भी एक हो जाएगा। और खैर हम तो बता ही रहे हैं कि उसमें हो गया। इसके अलावा जो विस्तार पूर्वक वर्णन जो हो रहा है एक प्रश्न से जुड़े हुए, और इर्द गिर्द जितने भी उसके पॉइंट्स हैं, क्वेश्चन है, उसको भी नोट कर लिया कीजिए, ठीक। आइए, निम्न में से कौन स्पर्श संघर्षी है? कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन स्पर्श संघर्षी है। ध्यान आपको देना है, स्पर्श संघर्षी की बात कर रहा है। स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी। अब जब भी आप वो पढ़ेंगे वर्णमाला, तो 2 शब्द आपके सामने आते हैं। एक शब्द आता है उष्म संघर्षी, उष्म संघर्षी, उष्म संघर्षी। और एक आपके सामने अभी जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जोश में गलती कर देते हैं, उष्म संघर्षी और स्पर्श संघर्षी का फर्क नहीं जब जान पाते हैं तो गलतियां कर देते हैं। देखिए, जब भी आपसे पूछा जाए उष्म संघर्षी, उष्म, तो उष्म संघर्षी का मतलब ये होता है, ये तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत श, ये होता है उष्म संघर्षी, ठीक। चूंकि यहां उष्म संघर्षी तो पूछा नहीं जा रहा, यहां पूछा जा रहा है स्पर्श संघर्षी। तो स्पर्श संघर्षी जब आए तो याद रखिएगा च, छ, ज और झ, ये है स्पर्श संघर्षी। च, छ, ज, झ स्पर्श संघर्षी होता है, और श, श, स ये होता है उष्म संघर्षी। तो क्लियर होगी बात। इस हिसाब से हमारा जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, स्पर्श संघर्षी। और स्पर्श संघर्षी च, छ, ज, झ, तो च, छ, ज, झ में से क्या है, सिर्फ ये ए है, सिर्फ क्या है, ए ऑप्शन, यानी कि 6। क्लियर होगी बात। आइए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अयोगवाह है? अयोगवाह है। पहला ऑप्शन क्या दिया है, संयुक्त व्यंजन, दूसरा मूर्धन्य, तीसरा महाप्राण, चौथा विसर्ग। तो अयोगवाह किसे कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं जब हम लोग स्वर पढ़ रहे होते हैं तो एक होता है अंग और एक होता है अह, जिसे हम लोग किसे कहते हैं, अनुस्वार, और इसे कहते हैं विसर्ग। ये जो 2 है इसे ही अयोगवाह कहा जाता है, ठीक है। अयोगवाह बिल्कुल योग नहीं है, फिर भी वो वाहक है, फिर भी वो साथ साथ
चलता रहता है, यह है अयोगवाह। तो इस हिसाब से देखिए साफ साफ लिखा है विसर्ग, यही है ना, विसर्ग, विसर्ग, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। न मूर्धन्य होगा, न संयुक्त व्यंजन होगा, न महाप्राण होगा। बिल्कुल आसान प्रश्न था। अब अगला प्रश्न ये देखिए, ये मजेदार, ये मजेदार, ये मजेदार है। ये एक सिंबल है और अब आप में से जितने लोग जान गए होंगे वो तो जान गए होंगे, जो नहीं जाने होंगे याद रखिएगा, जब हम छंद पढ़ेंगे, छंद, तो जब मात्रिक छंद पढ़ेंगे या वर्णिक छंद पढ़ेंगे तो उसमें गढ़ पाए जाते हैं। 3 मात्राओं के समूह को गढ़ कहा जाता है। और गढ़ कितने होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। यगड़, मगड़, तगड़, भगड़, नगड़, जगड़, ऐसे करके होते हैं। अब ये यगड़, मगड़, तगड़, भगड़ जब पूरा छंद पढ़ा जाएगा तो पूरा डिटेल देखा जाएगा, लेकिन फिर भी आपको मैं बताऊं, मात्रा के आधार पर इन्हें गढ़ कहा, 3 मात्राओं के समूह को गढ़ कहा जाता है। जैसे मान लीजिए अगर लिखा हो, जैसे लिखा हो शाम, ऐसे लिखा हो शाम, शाम लिखा है तो इसको कहेंगे ये दीर्घ मात्रा, यानी कि 2, ठीक, और इसको कहते हैं एक मात्रा, ठीक। और यहां पर लिखा गया हो, मान लीजिए की, अगर लिखा गया की तो क पर बड़ी की मात्रा है, यानी कि इस पे भी लगेगा 2 मात्रा। तो श पर आ की मात्रा है तो 2 मात्रा, यानी कि दीर्घ, और म पर अ की मात्रा यानी कि छोटा, तो इस पे 1 यानी कि लघु, और क पर बड़ी की मात्रा है यानी कि 2 यानी कि दीर्घ मात्रा। तो इस तरीके से ये जो एक समूह तैयार होता है, ऐसे ऐसे जितने भी समूह बन सकते हैं उसे कहा जाता है गढ़। तो अब गढ़ 8 प्रकार के होते हैं, तो जब 8 प्रकार के होते हैं तो सबका अलग अलग नाम होना था, अलग अलग नाम होना था, तो वहीं उसी पे रखा, रगड़, मगड़, जगड़, तगड़, नगड़, यगड़, भगड़, सगड़, ठीक। तो प्रश्न आपसे पूछा है कि ये जो एक सिंबल बना के दे दिया, एक सिंबल बना के दे दिया, ये कौन सा गढ़ है, यही बताना आपको कौन सा गढ़ है, रगड़ है कि मगड़ है कि नगड़ है कि तगड़ है। तो चलिए इसको देखा जाए कि ये है क्या चीज, कौन सा गढ़ है, ये जो सिंबल बना के दिया वो कौन सा गढ़ है। अब देखिए इसमें करना क्या होगा आपको, इसमें आपको करना यही होगा, एक ट्रिक है, य मा ता रा ज भा न स ल गा, यमाता राजभान सलगा, याद कर लीजिएगा, यमाता राजभान सलगा, यमाता राजभान सलगा, ठीक। अब देखिएगा यमाता राजभान सलगा, ये एक ट्रिक हो गया, एक सूत्र हो गया। अब क्या कीजिए, इधर से 3-3 का एक समूह बनाइए, 3-3 का समूह बनाइए। तो अगर हम 3-3 का समूह बनाए, 3-3 का देखिए ये समूह बना, य माता, तो य पर है 1 मात्रा, म पर है 2 मात्रा, आ की मात्रा है, त पर है 2 मात्रा। तो देखिए ये सिंबल जो भी बन के तैयार हो रहा है उसे पहले वाले अक्षर से कहते हैं यगड़, यानी कि 1 2 2। तो ये जो सिंबल होगा वह किसका होगा, तो पहले वाले अक्षर से कहेंगे यगड़, ठीक। अब इसी को क्या कीजिए, इसी को क्या कीजिए, इसी को क्या कीजिए, आप म से 3 का समूह ले लीजिए, म से ऐसे 3 का समूह ले लीजिए, और म पर 2 मात्रा, त पर 2 मात्रा, र पर 2 मात्रा। ये जो सिंबल बन के तैयार होगा तो म से इसको यानी पहले वाले से कहेंगे मगड़, ठीक। यहां देख लीजिए ये 3 का सिंबल यहां पे एक तैयार कर लीजिए, 3 का सिंबल यहां पे तैयार कर लीजिए। स पर 1 मात्रा, ल पर 1 मात्रा, ग पर आ की मात्रा है यानी कि 2 मात्रा। ये जो सिंबल बन के तैयार होगा तो पहले वाले से यानी कि तीनों के समूह को पहले वाले से कहेंगे सगड़। बात समझ में आ गई ना, इसी तरह से करना होता है, आप इसी तरह से कर लीजिएगा। अब ये कह रहा है कि दीर्घ, दीर्घ और लघु यानी कि 2 2 1 मात्रा, तो 2 2 1 मात्रा कहां होगा, देखिए 2 2 1 मात्रा कहां होगा, अभी मैं आपको दिखा रहा हूं 2 2 1 मात्रा कहां होगा। ये देखिए, ये देखिए 2 2 1 मात्रा, यमाता राज, तो तपरा की मात्रा है 2 मात्रा, रपरा की मात्रा है 2 मात्रा, और जपर सिर्फ अ की मात्रा है यानी कि 1 मात्रा। तो 2 2 1 यानी कि दीर्घ दीर्घ लघु, तो पहले वाले अक्षर से ता लिखा है ना, ता रा ज, तो ता से होगा तगड़, तो तगड़ इसमें देखिए कहीं है, ये रहा आपका तगड़,
ये तगड़, सही हो गया। बात समझ में आ गई ना, ये हो गया सही। तो ये है छंद के गढ़ से एक प्रश्न आपके लिए ये था। ठीक, अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट करके बताइए और लाइक कर दीजिए। कौन सी वर्तनी शुद्ध है, इसमें बताना है कौन सी वर्तनी शुद्ध है। अब देखिए वर्तनी शुद्ध है, ये छिपकली लिखा है, छिपकली, तो छिपकली नहीं होता है। क पर छोटी ई की मात्रा हटा दीजिएगा, शुद्ध हो जाएगा। छिपकली होता है, छिपकली, तो ये शुद्ध, छोटी की मात्रा लगने से गलत हो गया। ठीक, तो ये तो गलत हो गया, छोटी की मात्रा हटा देगा, शुद्ध हो जाएगा। अब देखिएगा लघुत्तर, लघुत्तर ऐसे नहीं लिखा जाता है, ये होता है लघु, घ पर छोटा ऊ की मात्रा और पीछे से आ रहा है उत्तर, तो ऊ प्लस ऊ बराबर दोनों मिलता है तो बड़ा ऊ बन जाएगा, और जब बड़ा ऊ बन जाएगा तो हो जाएगा लघुत्तर, यानी कि लघुत्तर में घ में बड़ा ऊ की मात्रा लगेगा। बात समझ में आ गई ना, इस हिसाब से ये भी गलत हो गया। अब पयोपान देखिएगा क्या होता है, इसका संधि विच्छेद जो होता है पयः धन पान, पयः धन पान होता है। और संधि का रूल ये कहता है कि अविसर्ग के बाद तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आए, य र ल व ह आए तो विसर्ग में परिवर्तित, विसर्ग जो ओ में परिवर्तित हो जाता है। फिर सुनिएगा, अविसर्ग के बाद तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आए, तीसरा चौथा पांचवा का मतलब यह होता है जैसे लिखा हो यशः, यशः धन दा, ये दा तीसरा है, तो थ द कौआ होता है, तीसरा होता है। तो जब ये तीसरा आएगा तो ये विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आ गई ना। लिखा हो मनः धन बल, मनः धन बल, ठीक, तो ब कौआ है, प फ ब भी क्या होगा, तीसरा, तो ये मनः धन बल किस में परिवर्तित हो जाएगा, मनोबल में परिवर्तित। लेकिन ये पीछे से पयः धन पान यानी प पहला है, प कौआ है, पहला है, तो जब पहला है तो संधि के नियम के अनुसार जब पहला और दूसरा आए तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि पयः धन पान ही शुद्ध है, पयोपान शुद्ध नहीं है। बात समझ में आ गई ना कि पयः धन पान ही शुद्ध है, पयोपान शुद्ध नहीं है। तो जब शुद्ध नहीं है तो इसका मतलब ये भी गलत है। अब बचा क्या, तो बचा है ये अनधिकार, यही शुद्ध है, अनधिकार, अनधिकार, अनधिकार पूरी तरह से शुद्ध है। ठीक है, अनधिकार पूरी तरह से शुद्ध है। अन प्लस अधिकार, अनधिकार, ये अपने आप में सही है। ठीक है, आइए कौन सा वाक्य शुद्ध है, सिर्फ तुम ही आना वाक्य है। वाक्य पूछा जाए, 4 वाक्य दिया हुआ, 4 वाक्यों में एक वाक्य आपको शुद्ध होगा। अब देखिए एक बात बता दें, जब भी प्रैक्टिस सेट लगाया जाता है, कोई भी आप कहीं का भी क्लास कर रहे होंगे, तो जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए तो उसके साथ नियम बताए गए होते हैं कि ये कैसे गलत है और ये कैसे सही है। तो वो रट लेना बहुत समझदारी की बात नहीं होती है। वो किस नियम के अनुसार वो सही है और किस नियम के अनुसार वो गलत है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए 4 वाक्य दिए हैं, सिर्फ तुम ही आना, वह दंड देने लायक है, इस समय 4 बज रहे हैं, मैं उसे समझा लूंगा। इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है? अब शुद्ध इसमें बताना है तो सी ऑप्शन सही है, इस समय 4 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं। बाकी तीनों गलत है। क्यों गलत है याद रखिएगा, सिर्फ के साथ ही नहीं लगता है, सिर्फ के साथ ही कभी मत लगाइएगा। आप कहिए सिर्फ तुम आना या कहिए तुम ही आना, दोनों में कोई एक ही कहिए, सिर्फ तुम ही आना, सिर्फ के साथ तुम नहीं लगता है। क्लियर हो गई बात? वह दंड देने लायक है। अरे भैया दंड देने लायक थोड़े है, वो गुनाह किया होगा, दंड पाने लायक होगा या दंड का पात्र होगा। इतना लायक होता तो फिर दंड की बात कहां से आ गई? तो दंड देने लायक थोड़ी है वो, ठीक है, वो दंड का पात्र है। ठीक, तो ये भी गलत हो गया। मैं उसे समझा लूंगा, ये समझा लूंगा नहीं होता है, समझा दूंगा होता है। उसे समझ में आना चाहिए ना, तो समझा लूंगा नहीं बल्कि समझा दूंगा, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया। और इस समय 4 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं। ठीक है, समय का बोध बहुवचन होता है, याद रखिएगा, समय का बोध बहुवचन होता है। 5 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए, उर्गारी किसका पर्यायवाची है? बहुत बढ़िया, एक बढ़िया सा शानदार सा, ये देखिए
एक पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है कि उर्गार किसका पर्यायवाची शब्द है। उर्गार किसका पर्यायवाची है? नेवला है, सांप है, चिता है, कोयला, सॉरी कोयल। ये गलत हो गया, ये चीता, ठीक है, ये चीता होगा, ठीक है। चलिए, तो नेवला, सांप, चीता और कोयल, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, 4 ये अलग अलग है। अब इसमें उर्गार किसकी पर्यायवाची है ये आपको बताना है। एक तरीका आप लोगों को बता रहा हूं, याद रखिएगा। एक शब्द इसमें लगा हुआ है अरि। अरि का मतलब होता है शत्रु या दुश्मन। अरि का मतलब होगा शत्रु या दुश्मन। और उरग का मतलब होता है सांप। उरग का मतलब होता है सांप। सही मायने में होता है उर, यानी कि छाती, और ग माने गमन करने वाले, जो छाती के बल अपने रेंग करके चलता है उसे उरग कहते हैं। तो इसमें से सांप जो है उसे उरग की पर्यायवाची, यानी उरग रेंग के चलता है ना ऐसा छाती के बल पे, तो उरग का मतलब होता है सांप। और सांप के साथ लग गया है अरि, यानी उर्गारी, यानी सांप का दुश्मन। उर्गारी का मतलब क्या हो गया? सांप का दुश्मन। अब इसमें सांप का दुश्मन क्या हो सकता है? तो इसमें सांप का जो दुश्मन है वो है नेवला। तो उर्गारी का सही मतलब क्या हो जाएगा? नेवला हो जाएगा। उर्गारी का मतलब नेवला भी होता है, उर्गारी का मतलब मोर भी होता है। एक और बात बता दिए जरा, एक और लिखा हो सुरारी, एक और शब्द लिखा हो सुरारी, सुरारी, ठीक है, सुरारी। एक और शब्द लिखा हो मृगारी, मृगारी। एक और शब्द लिखा हो मृगारी। सुरारी और मृगारी जब लिखा हो शब्द तो देखिए सुर प्लस अरि, सुर प्लस अरि। तो सुर का मतलब होता है देवता, अरि का मतलब होता है शत्रु। तो सुर माने देवता, अरि माने शत्रु, यानी कि देवताओं के शत्रु। तो सुरारी होगा राक्षस की पर्यायवाची। अब लिखा हो मृगारी, मृगारी, मृग का मतलब हिरण और अरि का मतलब होता है उसका दुश्मन या शत्रु। तो मृगारी का जो अर्थ होता है यहां पर वो हो जाता है शेर या बाघ। बात समझ में आ गई ना? तो जिसके साथ अरि लगेगा तो अंदाजा उसी से लगाया जा सकता है कि ये किसका पर्यायवाची होगा। क्लियर हो गई बात? तो उर्गारी नेवला की पर्यायवाची, सुरारी राक्षस की पर्यायवाची, मृगारी जो होगा वो शेर की पर्यायवाची या बाघ की पर्यायवाची। चलिए, ढाई शब्द का तत्सम क्या होता है? अर्ध द्वितीय, अर्ध तृतीय, अढ़ाई, इनमें से कोई नहीं। तो जो ढाई शब्द का जो तत्सम बनेगा वो बनेगा अर्ध तृतीय। याद रखिएगा, अर्ध तृतीय होता है, अर्ध द्वितीय अढ़ाई नहीं होता, अर्ध द्वितीय और अढ़ाई नहीं होता है। तत्सम पद अर्ध तृतीय होता है। क्लियर? चलिए, अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन पर्यायवाची का प्रकार नहीं है? देखिए, पर्यायवाची जब हम पढ़ रहे होते हैं ना, पर्यायवाची तो 3 तरीके के पर्यायवाची होता है। एक होता है पूर्ण पर्याय, जो पूरी तरह से उसका पर्याय होता है। एक पूर्ण अपूर्ण पर्याय होता है, यानी कि पूरी तरह से ना पूर्ण होता है ना पूरी तरह से अपूर्ण होता है, पूर्ण अपूर्ण पर्याय होता है। और एक पूरी तरह से अपूर्ण पर्याय होता है। ठीक है, ये 3 तरीके से जब किताब पढ़ेंगे 3 तरीके के पर्यायवाची का प्रकार दिया है। लेकिन अर्ध पर्याय कोई नहीं होता, अर्ध पर्याय कोई नहीं होता है। तो पर्यायवाची के 3 तरीके के प्रकार आपके किताब में बताए जाते हैं, पूर्ण पर्याय, पूर्णापूर्ण पर्याय और अपूर्ण पर्याय। तो अर्ध पर्याय कोई नहीं है। तो इसमें से पूछा गया है कि प्रकार नहीं है, नहीं ही तो पूछा जा रहा है, और जब नहीं है तो हमारा सी ऑप्शन सही हो गया। अर्ध पर्याय ऐसा कोई पर्याय नहीं होता है। ठीक है, चलिए, जहाज का काग होना एक मुहावरा है, जहाज का काग होना। मुहावरे का सही अर्थ क्या है? जैसे उड़ी जहाज का पंछी फिर जहाज पर आए। तो जहाज का काग होना यानी कि जहाज का कौवा होना, ये मुहावरा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए, जी का जंजाल होने के लिए, एकमात्र ठिकाना होने के लिए, काला दिखाई देने के लिए, जान की बाजी लगाने के लिए। तो ये एकमात्र ठिकाना, समुद्र में आपकी नाव हो, समुद्र में जहाज हो और उस जहाज पर बेचारा एक ठो कौवा बैठ गया हो। अब कौवा कितना देर तक बैठेगा? अब जब बैठे बैठे थक जाएगा तो उड़ के सोचेगा कहीं चले जाए, और जब जाएगा तो समुद्र कहीं भी जब गया तो देखा चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी, कहां उतरे, अपने पैर कहां रखे वो? तो फिर दोबारा लौटकर कहां आता है? फिर उसी जहाज पे चला आता है। वो क्या करे? चारों तरफ पानी ही पानी, समुद्र ही समुद्र। तो कहा जाता है जहाज का काग होना मतलब एकमात्र ठिकाना होना, उसके अलावा वो कहीं जा ही नहीं सकता। तो उसी कहते हैं जहाज का काग होना। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सुषुप्त में कौन सी संधि है? सुषुप्त में कौन सी संधि है? सुषुप्त, सुषुप्त
में कौन सी संधि है? देखिए सुषुप्त में व्यंजन संधि है। चलिए सही आंसर क्या है? व्यंजन संधि। देखिए कैसे सुषुप्त में व्यंजन संधि है, ध्यान से देखिएगा। सुषुप्त संधि का नियम यह कहता है कि किसी भी व्यंजन या स्वर के बाद अगर स आता है, स्वर के बाद अगर ये स, कौन सा स? दंत स, इसे क्या कहते हैं? दंत स। तो अगर ये स आता है किसी भी स्वर के जस्ट बाद, तो ये जो स है ये किस में परिवर्तित हो जाता है? ये मूर्धन्य स में परिवर्तित हो जाता है, जिसे हम लोग पेटफड़ुआ स कह देते हैं। ठीक है, मूर्धन्य स में परिवर्तित हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिएगा, अगर लिखा हो सुधन समा, सुधन समा, तो सुधन समा क्या हो जाएगा? सुधन समा क्या हो जाएगा? सुषमा हो जाता है। सुधन समा किस में परिवर्तित हो जाता है? अब ये कि समा ये स था ना, ये इसमें परिवर्तित हो जाएगा, सुषमा हो जाता है। अगर लिखा हो वी धन सम, ऐसे लिखा हो वी धन सम, तो परिवर्तित होकर क्या बनता है? वी शम बनता है, वी शम बनता है। उसी तरह से लिखा था सुधन सुप्त, सुधन सुप्त, ऐसे लिखा था सुधन सुप्त, लिखा था सुप्त। ठीक है, सुधन सुप्त, तो सुसुप्त हो जाता है, तो ये हो जाएगा व्यंजन संधि। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक औपचारिक पत्र है? औपचारिक पत्र है। एक जिलाधिकारी द्वारा दूसरे जिलाधिकारी को लिखा गया पत्र, गृह सचिव द्वारा वित्त सचिव को व्यक्तिगत रूप से लिखा गया पत्र, एक शिक्षक द्वारा प्रधानाचार्य को लिखा गया पत्र, किसी कार्यालय में लिखा गया व्यवसायिक पत्र। तो एक औपचारिक पत्र, आप इसे थोड़ा सा संशोधन करके कर दीजिए, ये अनौपचारिक लिखा, अनौपचारिक, ये अनौपचारिक। ठीक है, ये अनौपचारिक, अनौपचारिक, अनौपचारिक। ठीक है, कौन सा एक अनौपचारिक पत्र है? अब ध्यान दीजिएगा कि लेखन के आधार पे दो प्रकार के पत्र होते हैं। एक को कहा जाता है औपचारिक, औपचारिक, और एक होता है अनौपचारिक, अनौपचारिक, अनौपचारिक। दो प्रकार के, औपचारिक और अनौपचारिक। अब याद रखिएगा, औपचारिक पत्र वो होता है जो शासन स्तर पर, शासकीय व्यवहार के स्तर पर, किसी भी कार्यालय, वो प्राइवेट हो सरकारी हो, ठीक है, किसी भी संस्था में बाकायदा उस विभाग से संबंधित अगर पत्र लिखा जाता हो एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो उसे औपचारिक पत्र कहते हैं। उसमें बाकायदे सेवा में, सविनय, भवदी, आपका आज्ञाकारी, ये सारे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आई? वो चाहे सरकार के स्तर पर, सरकारी विभाग के स्तर पर, प्राइवेट संस्था के ऊपर स्तर पर, किसी भी छोटी संस्था, वो वित्तीय संस्था, प्राइवेट संस्था, कोई भी ऐसी संस्था हो, कोई भी ऐसा विभाग हो जिसमें एक पद से दूसरे पद, और उसका उद्देश्य सरकार से, वित्त से, वो संस्था से, उस फंड से, उस विभाग से संबंधित हो, उन पत्रों को औपचारिक पत्र कहा जाता है। उसमें सेवा में, सविनय, आज्ञाकारी, भवदी, प्रार्थी, इस सारे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अनौपचारिक पत्र जो होता है, अनौपचारिक पत्र जो होता है वो व्यक्तिगत रूप से भेजा जाता है। पर्सनल कोई किसी को भेजे और अपने सुख दुख की बात उसमें करता है। उसमें ये सेवा में, भवदी का कोई लेना देना नहीं होता। आप शुरू कर दीजिए, आप मित्रवत भेज रहे हैं तो क्या है उसमें, सेवा में, भवदी, प्रार्थी, कुछ नहीं। तो ये अनौपचारिक पत्र होता है। अब ऑप्शन पे ध्यान दीजिएगा, एक जिलाधिकारी द्वारा दूसरे जिलाधिकारी को लिखा गया पत्र, ठीक, जाहिर सी बात है एक जिलाधिकारी द्वारा दूसरे जिलाधिकारी को, तो औपचारिक हो गया। ठीक, गृह सचिव द्वारा वित्त सचिव को व्यक्तिगत रूप से लिखा गया पत्र, देखिए ये मजेदार चीज यहीं पे आ गया, हमारा आंसर मिल गया। व्यक्तिगत रूप से लिखा गया पत्र, तो ये जब व्यक्तिगत रूप से लिखे होंगे तो उसमें भवदी या सेवा में से कोई लेना देना नहीं होगा। वो व्यक्तिगत रूप से लिखे होंगे तो मित्रता व्यवहार के रूप में लिखे होंगे। देखिए, एक शिक्षक द्वारा प्रधानाचार्य को लिखा गया पत्र, ये भी औपचारिक होगा। इसमें बाकायदा सेवा में या सविनय निवेदन ये सब लिखा गया होगा। किसी कार्यालय में लिखा गया व्यवसायिक पत्र, किसी कार्यालय में देखो व्यवसायिक पत्र, जब व्यवसायिक पत्र लिखेंगे तो कोई ना कोई किसी को भेजे लेगा,
और जब कोई ना कोई किसी को लिखेगा, भेजेगा, वो भी उसके विभाग से, वित्त से, व्यवसाय से संबंधित है, तो फिर वो सब कुछ औपचारिक हुआ। तो ये भी औपचारिक है, ये भी औपचारिक है, ये भी औपचारिक है। एक सेकंड वाला औपचारिक नहीं है, यानी कि अनौपचारिक, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा सेकंड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? तो धर्मवीर भारती की नहीं है, देखिए, सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती के, गुनाहों का देवता, वाह क्या लाजवाब रचना, अंधा युग ये भी धर्मवीर भारती के, अजात शत्रु धर्मवीर भारती की रचना नहीं है। किसकी है? ये जयशंकर प्रसाद की रचना है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। न्यूनाधिक में कौन सा समास है? शब्द है न्यूनाधिक, न्यूनाधिक में कौन सा समास है? शब्दों को तोड़िए, शब्द लिखा है न्यून प्लस अधिक, न्यून प्लस अधिक, यानी कि दो शब्द इसमें लिखे हैं। एक शब्द लिखा है न्यून और एक शब्द लिखा है अधिक, यानी कि कम और ज्यादा, कम और ज्यादा। तो जब कम और ज्यादा यानी कि न्यून प्लस अधिक लिखा है, तो आप समझ गए होंगे कि कौन सा इसमें समास है। इसमें समास हो जाएगा द्वंद्व समास हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना? न्यून अधिक में कौन समास होगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। अब अगला प्रश्न, निम्न में से कौन कृदंत प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? कृदंत प्रत्यय का उदाहरण नहीं है, आपको ध्यान देना है। पूछ क्या रहा है? कृदंत प्रत्यय का उदाहरण नहीं है, बताना है। अब आते हैं प्रत्यय पे, जरा देखिएगा प्रत्यय कहते किसे हैं। एक तो इतना तो बात समझ में आ गया कि सबके पीछे जो शब्दांश लगे होते हैं किसी भी शब्द के पीछे, और पीछे लग करके उसके अर्थ में परिवर्तित कर देते हैं, उसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं। अब ये दो प्रकार का होता है, एक होता है कृत प्रत्यय, उसे ही कृदंत कहते हैं, और एक होता है तद्धित प्रत्यय, तो कृदंत प्रत्यय याद रखिएगा, क्रिया शब्द के साथ या धातु शब्द के साथ, ठीक है, क्रिया या धातु शब्द के साथ लगे उसे कृदंत प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय का मतलब याद रखिएगा, वो संज्ञा के साथ लगा हो, वो विशेषण के साथ लगा हो, वो सर्वनाम के साथ लगा हो, तो उसे कहते हैं तद्धित प्रत्यय। तो पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा कृदंत प्रत्यय नहीं है, यानी नहीं है मतलब यह है वो धातु और क्रिया के साथ न लगा हो, धातु या क्रिया के साथ न लगा हो, उसी को यहां से ढूंढ करके निकालना है। अब लिखा है चितेरा, तो चितेरा जो लिखा है वो है चित्त, यानी कि यह धातु है। चित्त प्लस एरा, चितेरा, ये धातु के साथ लगा है। कहावत, कह प्लस आवत, यानी कि यह क्रिया के, कहना क्या क्रिया है, या क्रिया के साथ लगा हुआ है। खिंच, ये भी धातु कहिए, क्रिया के कहिए, के साथ लगा हुआ है। ये लिखा है चिकनाहट, तो ये लिखा है चिकना प्लस आहट, ये चिकना शब्द के साथ लगा है, और चिकना शब्द क्या है? विशेषण। चिकना शब्द क्या है? विशेषण है। ये ना तो क्रिया है और ना ही ये कोई धातु है, ये क्या है? यह विशेषण है। तो चिकनाहट शब्द चूंकि विशेषण शब्द से निर्मित है, इसीलिए हो गया कृदंत प्रत्यय का उदाहरण नहीं है, मतलब यह है कि तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है। बाकी सब जो है कृदंत प्रत्यय का उदाहरण था। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा शब्द सत, बढ़िया है, देखिएगा ध्यान से, शत उपसर्ग से नहीं बना है, सत उपसर्ग से बना हुआ नहीं है, सत उपसर्ग से नहीं बना है। अब चार शब्द इसमें आपके दिए हुए हैं, चार शब्द दिए हैं, ध्यान से देखिएगा। सज्जन कैसे बनता है? तो सज्जन बनता है सत प्लस जन, तो बन गया है सज्जन। तो इसका मतलब इसमें भी सत लगा है। अब देखिए लिखा है सत्व, तो सत प्लस त्व, तो इसका मतलब इसमें भी लगा हुआ है। सद्रूप लिखा है, सद्रूप, तो सद्रूप लिखा है सत प्लस रूप, तो सत प्लस रूप। तो जब तो के बाद यर ल आता है, तीसरा चौथा पांचवा वर्ड आता है, तो तो भी दो में परिवर्तित हो जाता है। तो के बाद चौ या छ आए तो चौ में, जो या झो आए तो जो में परिवर्तित। ये संधि का नियम है, जब संधि का पूरा विश्लेषण करके हम लोग पढ़ा जाएगा ना, लिखा होता है सत धन जन सज्जन, ठीक है, सज्जन चरित्र, सच्चरित्र। तो के बाद चौ या छो आए तो चौ में, जो या झो आए तो जो में, ठीक है। तो सौ के बाद तो के बाद जो आए, देखिए जो में परिवर्तित हो गया, ठीक है। लेकिन एकलौता ऐसा शब्द है सचेष्ट, तो
तो इसमें स उपसर्ग लगा हुआ है, स और चेष्ट यानी चेष्टा के साथ, इसमें स लगा। बाकी सब में सत लगा था, सचेष्ट में स लगा हुआ था। क्लियर हो गई बात ना। उसके पापा चाहते थे कि वो पढ़ लिखकर अच्छा आदमी बन जाए, बन जाए, यहां पे कर लीजिएगा, बन जाए, बन जाए। ठीक है, उसके पापा चाहते थे कि वो पढ़ लिखकर अच्छा आदमी बन जाए। इसमें से कौन उपवाक्य है? उपवाक्य बताना है। ठीक है, उपवाक्य 3 प्रकार का होता है। एक होता है संज्ञा उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य, एक होता है विशेषण उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, और एक होता है क्रिया विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। ठीक है, ये क्रिया उपवाक्य नहीं होता है। तो ये तो जब क्रिया उपवाक्य नहीं होता है तो बातें खत्म, ही तो वैसे ही गलत हो गया। हमारे पास 3 ऑप्शन है, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब बताना है ये जो वाक्य लिखा है, उसके पापा चाहते थे कि वह पढ़ लिख कर अच्छा आदमी बन जाए। तो एक ट्रिक बता रहा हूं आप लोगों को, एक ट्रिक बता रहा हूं। जब भी देखिएगा किसी वाक्य में लिखा है कि मतलब एक आदमी कुछ चाह रहा हो, कुछ बोल रहा हो, और उसका चाहना, उसका बोलना दूसरे वाक्य में लिखा हुआ है। मैंने कहा कि कलाऊंगा, तो मेरे द्वारा मैंने कहा यानी मैंने क्या कहा, ये दूसरे वाले उपवाक्य में दिख रहा होता है। तो उसके पापा चाहते थे कि, उसके पापा क्या चाहते थे, ये दूसरे वाले वाक्य में साफ साफ लिखा हुआ है। वह पढ़ा कि, अब क्या पढ़ा अगले वाक्य में लिखा होगा। उसने देखा कि, अब क्या देखा आगे वाले उपवाक्य में लिखा होगा। अगर ऐसा है बीच में की लिखा हो और पहले वाले उपवाक्य का रिजल्ट दूसरे वाले उपवाक्य में साफ साफ दिख रहा हो, तो उसे कहते हैं संज्ञा उपवाक्य। उसे क्या कहते हैं? संज्ञा उपवाक्य, उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। ठीक है, विशेषण उपवाक्य में उसमें विशेषता बताई गई होगी। वो जो लड़का, वो जो गोरा लड़का था उसने चोरी किया है, ये वाक्य बनेगा। वो जो गोरा लड़का था, वो जो लंबा वाला लड़का था, उसे मैं ढूंढ रहा था। तो उसमें जो क्रिया बताई जाएगी जिसके बारे में, उसके बारे में विशेषता बताई गई होगी। वो जो लंबा वाला लड़का था यानी विशेषता बताई जा रही होगी। ठीक, बात समझ में आ गई ना। तो इस तरीके से इसका एक ट्रिक है, उसमें जो शब्द दिया गया होगा, जो विशेषण उपवाक्य में, जैसे यहां पर एक की, एक वाचक शब्द, एक पहचान का चिन्ह हो गया ना की, उसी तरह से विशेषण उपवाक्य में जो हमेशा जो शब्द आएगा। ठीक है, जो लंबा वाला लड़का था उसे मैं ढूंढ रहा हूं, जो गोरा वाला लड़का था वो चोरी किया है, तो जो शब्द इसमें आता ही आता है। ठीक है, क्रिया विशेषण उपवाक्य में याद रखिएगा जहां और जब, जहां और जब। ठीक है, ये वाचक शब्द के रूप में आता है, ये पहचान है। ठीक है, सुर और सूर 2 शब्द दिया गया, समश्रुति भिन्नार्थक शब्दों से ये प्रश्न बना है। सुर और सूर, एक बार 100 में छोटा हूं और एक बार 100 में बड़ा हूं। हुबहू यही कौन सा ऐसा ये युग्म है जो हुबहू इसका अर्थ प्रदर्शित करता हो। तो सुर, सुर, सुर माने अंधा, सुर माने सूर्य, या सुर माने स्वर, सुर माने सूर्य, क्या होता है ये? ठीक, बताइए। सुर, ये जो सुर है ना, सुर, सुर का मतलब जो होता है, ये पहले वाले सुर का अर्थ जो होगा, तो पहले वाले सुर का अर्थ होता है देवता, देवता या ध्वनि। ध्वनि 2 अर्थ होते हैं। 100 में छोटा हो तो इसके 2 अर्थ निकलते हैं, एक होता है देवता और एक होता है ध्वनि। कहते हैं ना सुर लय ताल या सुर असुर, तो सुर का मतलब देवता होता है, सुर का मतलब ध्वनि होता है। ठीक, और जो दूसरा वाला सुर लिखा हुआ है, दूसरा वाला सूर जो लिखा है सूर, इस सूर का जो अर्थ होता है सूर्य भी होता है और सूरदास यानी कि अंधे से भी प्रदर्शित कर दिया जाता है। अब देखिए इस हिसाब से आप इसमें से ढूंढ के बताइए कि कौन सा उत्तर आपका सही है। तो देखिए पहले अंधा हो गया है, गलत। पहले देवता है लेकिन दूसरे में स्वर हो गया है, ये भी गलत। यानी कि देवता और स्वर, सॉरी, ये जो ध्वनि है, ये जो ध्वनि है यही स्वर है, याद रखिएगा, ध्वनि और स्वर। ठीक है, और इसमें से स्वर और सूर्य, ठीक, तो ये अलग अलग है।
यहाँ पे देखिए स्वर और यहाँ पे देखिए सुर्त, यानी कि ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन हमारा क्या है, सही हो जाएगा। ठीक, अगला पे आइए। खंड का विलोम होगा खंड, खंड का विलोम होगा अखंड, अखंडित, अखंड। तो सीधी सी बात है, बिल्कुल इसमें कुछ भी टेढ़ा नहीं था। खंड तो खंड, खंड का विलोम अखंड। अगर ये खंड का विलोम पूछा होता तो अखंड होता, खंडित का विलोम पूछा तो अखंडित होता। तो क्लियर, इसमें कुछ भी समझाना नहीं था। ठीक है, खंड का विलोम ठीक अखंड हो जाएगा। तुम एक बार कहे होते तो मैं जरूर आता, इस वाक्य में कौन सा काल है? तुम एक बार कहे होते तो मैं जरूर आता। देखिए ये भूतकाल है, कहे होते मैं जरूर आता। वाक्य में ही साफ साफ दिख रहा है कि भूतकाल की बात की जा रही है, लेकिन भूतकाल में कौन सा भूतकाल? आसन्न भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, हेतु हेतुमद भूतकाल। तो देखिए अपूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल का मतलब कि जस्ट अभी जो बीता हुआ हो। संदिग्ध भूतकाल का मतलब यह है कि भूतकाल में कोई क्रिया हुई थी कि नहीं हुई थी, ये कंफर्म नहीं है, शायद तुमने देखा होगा। अब कंफर्म नहीं है कि देखा होगा कि नहीं देखा होगा, तो वो संदिग्ध हो जाएगा। आसन्न का मतलब जस्ट अभी जो बीता हुआ है। अपूर्ण का मतलब कि भूतकाल में वो क्रिया पूरी नहीं हुई थी। क्रिया तो हुई थी, पूरी नहीं हुई थी। जब मैं देखा था तो वह पढ़ रहा था। अब पता नहीं कितने देर तक पढ़ा, मुझे नहीं मालूम। क्रिया हुई थी लेकिन पूरी नहीं हुई थी। हेतु हेतुमत का मतलब यह होता है वह ऐसी क्रिया जो भूतकाल में होनी थी लेकिन हो नहीं पाई, होनी चाहिए थी भूतकाल में लेकिन हो नहीं पाई। यह है, तुम एक बार कहे होते तो मैं जरूर आ जाता, यानी तुम कहे होते तो मैं आ जाता, यानी भूतकाल में वो क्रिया हो सकती थी लेकिन नहीं हुई। तो जब नहीं हुई तो उसे कहते हैं हेतु हेतुमद भूतकाल। तुम कहे होते तो मैं जहर खा लिया होता, ठीक। पढ़े होते तो पास हो गए होते। आखिरी प्रश्न, अमित स्कूल में सबसे तेज है। अमित स्कूल में सबसे तेज है, इस वाक्य में विशेषण का प्रयोग किया गया है। कौन सा विशेषण? उत्तमावस्था, मूलावस्था, उत्तरावस्था और द्वितीय अवस्था। पहली बात याद रखिए कि ये द्वितीय अवस्था कोई अवस्था नहीं होती, गलत दिया हुआ है। अवस्थाएं तीन होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। अवस्था के आधार पर विशेषण की तीन अवस्थाएं, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। जब भी किसी की विशेषता, आप उसकी विशेषता बताइए, किसी से तुलना मत कीजिए। तो जब किसी से तुलना मत कीजिए तो हो जाएगा मूलावस्था, यानी कि अमित तेज है, अमित सुंदर है। किसी से मैंने तुलना नहीं किया है, ये हो गया मूलावस्था। आप उसकी तुलना किसी से कर दिए, किसी एक से कर दीजिए। अमित सुरेश से तेज है। बात समझ में आ गई ना? अमित सुरेश से तेज है। तो ये जब किसी एक से तुलना जब करते हैं तो हो गया उत्तरावस्था। लेकिन अब उसकी तुलना सबसे कर दीजिए। अमित सबसे तेज है, तो जब सबसे तेज है तो ये हो जाएगा उत्तमावस्था। बात समझ में आ गई ना? पर्सनल उसकी विशेषता बताइए, किसी से तुलना नहीं तो मूलावस्था, किसी एक से कर दीजिए तुलना तो उत्तरावस्था, और सबसे तुलना कर दीजिए तो उत्तमावस्था। तो पूछा जा रहा है कि अमित स्कूल में सबसे तेज है, तो जब सबसे तेज है तो हो गया उत्तमावस्था। क्या हो गया? उत्तमावस्था। ठीक है, ये रहा आज का सेशन, और अपनी तरफ से तो मैं कोशिश कर ही रहा हूं। आप लोग बताइए कि मेरी कोशिश कहां तक कामयाब हो रही है, और अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कमेंट करते रहिए, और लगातार ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे। इसी तरह से बेहतर मैं कोशिश करूंगा प्रश्नों का संकलन करने के लिए, प्रश्नों को इकट्ठा करने के लिए, ताकि एक प्रश्न से जुड़ा हुआ पूरा का पूरा एक चैप्टर, पूरा का पूरा एक पार्ट, एक तरह से टॉपिक ही खत्म हो जाया करे। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर ऐसे ही अगले सेशन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।